हेड लाइन्स आपने जानी। खबर देंगे आपको निगरान वजीर आजम की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। इजलास में आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना, निगरान वज़राए आला ने शिरकत की। इसी पर मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर फारूक जी। अजहर जी, मुल्क की मुआशी बहाली, कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से ये एपेक्स कमेटी का अहम तरीन इजलास था। इस इजलास में आर्मी चीफ समेत सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास को मुल्क में मकामी व बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबाब के लिए लाहे अमल से आगाह किया गया। इजलास में मुआशी और इंतजामी चैलेंज से नमरदाजमा होने और मुल्की मीशत की तरक्की के लिए रोड मैप जो है वो वज़ा किया गया है। इजलास की रेगुलेशन को मौसर और तेज बनाने के जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के असूल के लिए कलील वक्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर भी मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी भी दी और हदायत की कि इन पर अमल दरामद जो है मुअय्यना मुद्दत के अंदर अंदर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को भी हदायत की कि वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि निगरान हुकूमत की कलील मुद्दत के बावजूद हमें मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात के नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मीशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में भी आसानी होगी। जी ठीक है अजहर फारूक, आप इस अहम मामले के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब और आबिद सुलैरी साहब भी। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। खाकान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले आज जो ये SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, 3 अहम मामलात जो हैं वो हमने देखे कि सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबाब के लिए लाए अमल, दूसरा मौशी और इंतजामी चैलेंजेस से नंबरदाजमा होने और मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया है। आपके ख्याल में ये तीनों स्टेप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने फ्रूटफुल होंगे और कितना जल्दी इसका इम्पैक्ट आएगा? मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में ये कह रहा हूँ कि अगर आपने एक फिगर तब्दील करना है पाकिस्तान की जो शरह नमू, जिसको ग्रोथ कहते हैं, वापस लाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 13.6% है FY23 में। ये इर्द गिर्द के ममालिक, ईस्ट एशिया, चाइना, किसी से भी कंपेयर करें तो आधा है। तो पाकिस्तान को हर सूरत में FDI, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इन तीनों पे काम करना है। इन तीनों पे काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो रेगुलेटरी बीच में हर्डल्स हैं, जो पाकिस्तान का स्टेट एपरेटस है जो कि क्लॉग्ड है, उसको बाईपास करके किसी तरह आगे बढ़ा जाए। पर ये तो इन द शॉर्ट रन जरूरी इसलिए है कि आज ही मैं पढ़ रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो होने जा रही हैं वो मिडिल ईस्ट के जो आपके इस वक्त सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं वो कर रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के माशी जो समझने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें कहूंगा कि वो आर्टिकल पढ़ें, तो उनको अंदाजा होगा कि कितना जरूरी है कि हम अपने आप को आज करेक्ट करें, ताकि ये जो सॉवरन वेल्थ फंड्स की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की दुनिया में इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, मैं SIFC को एक पार्ट समझता हूं कि अगर वो इस FDI को भी टैप करे, जिसमें मादनियात और एग्रीकल्चर मेरे 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैंने लिखा है बहुत। मैंने पाकिस्तान के जो लीडिंग जरीदे हैं उनमें इस पे आर्टिकल लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि हम इस तरफ जाएं और इसमें FDI लाएं। इसमें FDI का पाकिस्तान में डेफिनेट स्कोप है। पर जब आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमें उनके लिए भी ये याद रखिए कि 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा 95% छोटा एग्रीकल्चरिस्ट है। हमने उनकी भी मदद करनी है। SIFC को लोकल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें जो लोकल एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट में कॉर्पोरेट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए सीड, AI टेक्नोलॉजीज, मैकेनाइजेशन, फाइनेंसिंग, इसमें भी आगे लेके चलना है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का लो हैंगिंग फ्रूट है। ये 2 ही चीजें हैं जो पाकिस्तान के आने वाले 2 से 3 साल में डिफाइनिंग हो सकती हैं इन्वेस्टमेंट को तब्दील करने के लिए। हमने बहुत बड़ी टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमने टर्फ के लोन्स दिए, पर जो पाकिस्तान की रियल बेस है वो तो एग्रीकल्चर है, जिसपे सारी इंडस्ट्री चलती है। अब वक्त आ गया है कि हम ये जो 5 मिलियन बेल्स पे थे, इंशाल्लाह 12.5 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन पे इस साल जाएंगे, पर अगले साल हम 14 और फिर 16 मिलियन बेल्स का सोचना शुरू करें। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के क्रॉपिंग पैटर्न्स को ठीक करें। और मैं एक और आपको ये बताता हूं कि अब ये एनविजिज किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 9 मिलियन हेक्टर्स हैं इस वक्त, जो कि पाकिस्तान कल्टिवेट कर सकता है नए, उनकी तरफ आगे बढ़ा जाए।
पाकिस्तान के डोमेस्टिक लोग जो हैं वो भी इससे फायदा उठाएं, लैंड लेवलिंग की जाए। ये सब काम करने से ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और पाकिस्तान एक, मैं समझता हूं इस वक्त कि बहुत ही, जब मैं नंबर्स को देखता हूं तो वो पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज की तरह खड़े हुए हैं, पर इनमें से निकलने का भी यही तरीका है। और इन्वेस्टमेंट को लाए बगैर और डोमेस्टिक और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको एक्साइट किए बगैर आप पाकिस्तान की जो एफिशिएंसी है वो नहीं बढ़ा सकते। आखिर में ये कहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन को भी इस एजेंडे में शामिल कीजिए। डिस्कोस, पीआईए ये हमसे नहीं चल रहे, जनरेशन कंपनीज ये हमसे नहीं चल रही। मिनहासुल कौम अब एग्री कीजिए कि ये इस्लाह, ये रिफॉर्म, ये हमारे लिए करना जरूरी है। ये रीस्ट्रक्चरिंग कर करके हम इन इदारों को चला नहीं सकते। और उस प्राइसिंग इज नॉट अ रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन इज अ रिफॉर्म, इन्वॉल्विंग प्राइवेट मैनेजमेंट इज अ रिफॉर्म। अब पाकिस्तान के टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना इज अ रिफॉर्म। तो हमें इस तरफ बढ़ना है। अब आई एम रियली होपिंग कि वी टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। हम प्रोफेशनल्स को लाएं हर इदारे में और इन इदारों को इसी तरह, जिस तरह मैंने आपके सामने एक रोड मैप रखा है, अगर हम ये 3 साल में रोड मैप पाकिस्तान का आगे लेकर चलेंगे तो तभी ये चीजें जो हैं वो संभलना शुरू होंगी। सही। और आबिद अच्छी सुलैरी बात, साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खाकान साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आबिद साहब, निगरां वजीर आजम की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में मौशी इंतजामी चैलेंजेस से नबरदाजमा होने और मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया, ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, मेरे लिए जो बॉटम लाइन है इस इजलास की वो निगरान वजीर आजम की स्टेटमेंट है कि मुद्दत कितनी भी क्लीन क्यों ना हो, लास्ट मिनट तक हमें इस वक्त मईशत की बहाली के लिए काम करना होगा। और यही मेरा ख्याल है SIFC की स्पिरिट है और यही इस वक्त हमें रोड मैप जो है वो फॉलो करना है कि आपके पास इकॉनमी को देखे अगर मुस्तहकम करना है तो आपको IMF प्रोग्राम में रह के उसको मुस्तहकम करना है। और इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी हुकूमत में आएगी तो उसको भी यही करना होगा कि अगले 3 साल उसको IMF का प्रोग्राम जो है वो लेना है और उसको उस पर अमल दरामद करना है। तो ये जो IMF का प्रोग्राम लेना होगा, इसके साथ इसके जो आफ्टर शॉक्स है उसको कैसे मैनेज करना है। ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे स्मगलिंग पे भी आज डिस्कशन हुई है SIFC के फोरम पे कि उसका खात्मा कैसे मुमकिन है। हुकूमत ने ऑलरेडी जो 5 साल तरक्याती मनसूबा है वो बनाने के लिए भी प्लानिंग कमीशन को कह दिया, उस पर भी इस इजलास में डिस्कशन जो थी वो हुई। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उसको कैसे काबू पाया जा सकता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की मईशत के लिए चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट का जो सवाल है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो है कि जिन ममालिक से हमें इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, चाइना की, UAE की, कतर की, ये वो ममालिक हैं जो कि किसी एक स्ट्रांग फोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे वो डीलिंग करना चाहते हैं ताकि आप उनको बताएं कि उनको क्या किस किस्म की फैसिलिटेशन मिल सकेगी, सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है वो कैसे बरूए कार लाया जा सकता है उनके इन्वेस्टमेंट पर लाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब और आबिद सुलैरी साहब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने